हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के टर्म 2 पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य है? इसका उत्तर है, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। आसियान में जो 10 देश आते हैं वो हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनोई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। इसकी स्थापना का ये उद्देश्य था कि ये जो सभी सदस्य देश हैं इनकी सुरक्षा रहे, आपस में अच्छी तालमेल हो और विदेश नीतियाँ भी अच्छे से चले इन 10 देशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है? इसका उत्तर है, 1972 में जो चाइना के हेड थे डेंग जियोपिंग, उन्होंने आर्थिक एकांतवास को समाप्त किया, जिसकी वजह से आने वाले कुछ दशकों में ही चाइना की वृद्धि बहुत ही तेजी से हुई। पहले 1972 के पहले चाइना की कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, सरकार हर एक चीज में हस्तक्षेप करता था। लेकिन डेंग जियोपिंग के निर्णय के बाद चाइना की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी और आज चीन का उद्देश्य विदेश पूंजी, फॉरेन फंड और जो रिसर्च में पैसा है विदेशों से, उससे उच्चतर अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश की देश और प्रगति कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के समय आप देख ही रहे हैं चाइना जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बन चुका है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कोई देश करता है तो वो चाइना है। आयरन एंड स्टील, मोबाइल, व्हीकल्स, हर एक चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकारों के उद्देश्य कोई 2 कारण लिखिए। देखिए, गठबंधन सरकार तभी बनती है जब जो राष्ट्रीय दल है कहीं ना कहीं कमजोर हो पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, भारतीय इतिहास में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को हराने के लिए विपक्ष में सभी छोटे बड़े पार्टी एक साथ मिल गए और जनता दल बना दिए। और इसके कारण है क्षेत्रीय राजनीतिक दल जब बड़े पैमाना पे सफलता पाने लगती है, कहीं ना कहीं बीजेपी, सपा, बसपा ये जनता दल से ही टूट के निकले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग को प्रारंभ में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की साक्षरता 17% थी और भारत की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32.5 साल था। उस समय 32.5 साल तक एवरेज लोग जिंदा रहा करते थे। इतनी गिरी हुई हालत में जहाँ साक्षरता 17% था, उस समय लोगों को अपना नाम लिखने भी नहीं आया करता था। उस समय चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत ही बड़ी कड़ी चुनौती थी। मतदाता को यही नहीं पता रहता था कि वो जिसको वोट देने जा रहे हैं उसका नाम कैसे लिखा है, क्योंकि साक्षरता दर बहुत ही कम थी, लोग उतने जागरूक नहीं। मतदाता सूची बनाने में भी समस्या आई, लेकिन चुनाव आयोग ने कहीं ना कहीं इसमें आगे चल के सफलता हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच किन क्षेत्रों में सहयोग है? लिखिए। सही आंसर है, देखिए, मालदीव एक टापू देश है, आइसलैंड कंट्री है, जहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ही फेमस है। इंडिया की जितनी भी एक्ट्रेस होती हैं वो मैक्सिमम छुट्टी मनाने मालदीव ही जाया करती हैं। तो भारत और मालदीव के बीच आर्थिक पैसे से लेकर विकास के बारे में सहयोग है। पर्यटन, टूरिज्म सेक्टर में, मत्स्य उद्योग, फिशिंग इंडस्ट्री में, खेल के क्षेत्र और खेल में भी सहयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई प्रतिरोध 2004 ने विश्व सामाजिक मंच पर क्यों प्रतिरोध किया? इसका सही आंसर है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके सही से नहीं हुआ कर रहे थे और इसके साम्राज्यवादी देश और बड़े व्यापार के धन इसकी डिपेंडेंसी के कारण बनते जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बामसेफ शब्द का विस्तार की, तो इसका आंसर है 1978 में और बामसेफ का फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1999 के सिएटल में हुए विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक पर विरोध किस आधार पर किया गया? इसका विरोध इसलिए हुआ था, आर्थिक रूप से जो ताकतवर देश थे वो व्यापार के अनुचित तरीके से खुश नहीं थे, इसलिए वे इन तरीकों का विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में वैश्वीकरण विकासशील देशों के लिए किस प्रकार लाभप्रद रहा है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। इसका आंसर बहुत ही आसान है। देखिए, आप वैश्वीकरण से बहुत ही अच्छी चीज़ देख सकते हैं। भारत में जो भारत की कंपनियां मोबाइल बनाती हैं वो बहुत ही महंगी बनाती हैं,
लेकिन चाइना के वजह से भारत में मोबाइल जो है 7-8 हज़ार के रेंज में अच्छी से अच्छी मोबाइल आ जाती हैं। वहीं वैश्वीकरण की वजह से जो देश में चीज़ ज़्यादा अमाउंट में होती है हम उस यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और जो हमारे देश में जो ज़्यादा होती है उसको हम बाहर के देशों में लाभ के हिसाब से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जैसे इंडिया जो है वैश्वीकरण के कारण ही फार्मास्यूटिकल कंपनी का हब हो गया है। कहीं ना कहीं अगर कोविड की वैक्सीनेशन पूरे विश्व में पूरा होगी तो उसमें भारत का अहम योगदान होगा। आज वैश्वीकरण के कारण ही पूरे विश्व में ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेस एजेंसी, हर एक क्षेत्र में विश्व की रफ्तार बढ़ी है। एक समय ऐसा था कि भारत के लोगों के लिए खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, लेकिन वैश्वीकरण के कारण ही ग्रीन रिवोल्यूशन आया और अमेरिका से वहाँ के HIV सीड्स लाए गए, और जिसकी वजह से भारत में आज इतना अनाज होता है कि हम दूसरे देश में अनाजों को एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसके वजह से वैश्वीकरण से भारत को फायदा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी के भीतर गठबंधन के भारतीय राजनीति में कुछ उदाहरण लिखिए। इसका आंसर अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में दें तो आज जो बीजेपी फॉर्म हुई है, जो बीजेपी की सरकार बनी हुई, वो कहीं ना कहीं एक गठबंधन सरकार बनी हुई है। NDA से जानी जाती है। NDA मीन्स नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस। वहीं जो विपक्ष में कांग्रेस है वो भी गठबंधन से चुनाव लड़ती है। उसके गठबंधन के पार्टी का नाम UPA है, मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस। आप महाराष्ट्र के चुनाव में देख सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष की जो पार्टियां थी उनके भले ही विचारधारा अलग थे, वो एकजुट होकर और विपक्ष बीजेपी के खिलाफ होकर कि कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी शरद पवार वाली, जिसकी आइडियोलॉजी कांग्रेस से अलग है, वो एकजुट होकर कांग्रेस के साथ मिलकर और शिवसेना ये मिलकर बीजेपी के खिलाफ और एकजुट होकर और सरकार बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग की सिफारिशों के क्या परिणाम हुए। देखिए, मंडल आयोग में ये सर्वे किया गया कि जो SC ST जो कम्युनिटी है उसको छोड़कर जो OBC हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके वजह से उत्तर भारत में जगह हिंसक प्रदर्शन हुए, छात्रों द्वारा हड़ताल किए गए, धरना हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। कई बेरोजगार युवाओं ने व छात्रों ने आत्महत्या कर दी। इससे कहीं ना कहीं लग रहा था सबको कि जो समानता का अधिकार है उसके खिलाफ ये सिद्धांत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैप से रिलेटेड है। इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। 1987 में भारत ने जिस देश में शांति सेना भेजी वो देश था श्रीलंका, LTT के खिलाफ लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जो भारत की पूरब चलो की नीति का हिस्सा है, तो सही आंसर है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया का चारों तरफ से भूमि से घिरा देश कौन सा है, तो सही आंसर है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसकी पनबिजली की बड़ी योजनाओं में भारत का योगदान है, तो सही आंसर है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की आर्थिक नीतियों के नकारात्मक प्रभाव की व्याख्या कीजिए। ये शुरुआत में चाइना जब आज़ाद हुआ तो उसके बाद वो कम्युनिस्ट विचारधारा का देश था, वो तो अब भी है, लेकिन शुरुआत में बंद अर्थव्यवस्था लागू किया था जैसे कि सोवियत संघ ने किया था, जिसके वजह से चाइना में बेरोजगारी में वृद्धि हुई थी। लगभग 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में थे। महिलाओं के रोजगार और काम करने की हालात खराब थी। पर्यावरण के नुकसान भी है। और फिर बाद में जब डेंग जियोपिंग ने 1972 में वहाँ पे आर्थिक नीति लाई, उसके बाद विश्व के जगह जगह से कंपनियां आके स्टेब्लिश हुई चाइना में, जिसके वजह से वहाँ पे प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा फैला और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई और इनकम इक्वलिटी बढ़ा, मतलब गरीब और गरीब हुआ और अमीर हो गया। अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दक्षिणपंथी द्वारा वैश्वीकरण की आलोचना किन आधारों पर की जाती है, वर्णन कीजिए। देखिए, भारत में 3 तरह से आलोचना की जाती है, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से। सांस्कृतिक में जैसे जो लोग हैं यहाँ के वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कंट्री के कल्चर, उनके कपड़े, रहन सहन हम अपनाते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो कम्बोर्ड है वो तक हम भारतीय नहीं रख रहे हैं। हमारी भाषा जो हिंदी है उसको बदलकर हर जगह इंग्लिश की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हमारी जो संस्कृति है कपड़े पहनने की, पुरुष और महिलाओं दोनों में, वो बदलती जा रही है। हम अपनी स्वतंत्र रूप से राजनीति भी नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सर में आ जाते हैं और किसी और देश के खिलाफ अगर स्टेटमेंट देना होता है, जैसे रसिया यूक्रेन का वार हो रहा है, उसमें अगर स्टेटमेंट देना है
तो हम उलझ जाते हैं कि किसका फेवर करें किसका ना फेवर करें। खान पियन भी हम दूसरे देशों का लेते जा रहे हैं, जैसे कि बर्गर पिज़्ज़ा चाउमीन, ये हमारे देश की मूल खान पियन नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ आप और लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में क्यों देखा जाता है? विश्लेषण कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी को लगा कि वो अपने पद से हटने वाली हैं और वो जेल जाने वाली हैं। वैसे वो जाती नहीं, लेकिन उनके मन में जो डर था उसके वजह से उन्होंने आपातकाल लगा दिया। और आपातकाल को काला दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम मौलिक अधिकार सभी के ख़त्म कर दिए गए थे। प्रेस को सेंसरशिप लगा दिया गया था। प्रेस वही छापेगा जो कि गवर्नमेंट, चाहे इंदिरा गांधी चाहे वो लिखे। विपक्ष में जितने सारे नेताएं थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो हमारा देश है डेमोक्रेसी लोकतंत्र देश है, उसकी पूरी डेफिनेशन ही बदल दी गई थी। लोकतंत्र में विपक्ष का बहुत ही बड़ा रोल होता है, लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय विपक्ष को जेल में बंद कर दिया था। पुलिस की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था। ये तो आम चीज़ है। जब इतना सारी चीज़ होगी, गवर्नमेंट ही हर एक चीज़ को हैंडल करेगी, लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी, विपक्ष के नेताओं को जब जेल में बंद किया जाएगा तो पुलिस जो है अपने शक्ति का दुरुपयोग करेगी ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद से भारतीय राजनीति में दलीय व्यवस्था की कौन सी मुख्य प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं? अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, आज़ादी के बाद कांग्रेस का बहुत ही बड़ा वर्चस्व था। नेहरू जी जब तक 1962 में मरे नहीं तब तक कांग्रेस ही थी। यहाँ तक कि पहली बार कांग्रेस आपातकाल लगने के बाद ही हारी थी। आपातकाल के बाद दूसरी जो बड़ी पार्टी उभर के निकली वो जनता दल थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पार्टी गठबंधन से बनी थी, उनकी विचारधाराएं थी जिसके वजह से वो टूट गई। फिर बाद में देखा जाता है कि 1989 से केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर प्रारंभ होता है। अगर इस समय देखें हाल ही के दशक में, तो 2014 में बीजेपी जो है एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस, ये भी जो है गठबंधन से सरकार बनाई। ऐसे गठबंधन का बहुत ही बड़ा रोल है भारत के इतिहास में सरकार बनाने में। ओके, थैंक यू।